दोस्तों नमस्कार। भारत की इकोनॉमी बिना अमेरिका के चल नहीं सकती है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। अगर अमेरिका साथ ना खड़ा हो तो शायद नहीं हो पाएगी। विकसित भारत का जो राग प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उस राग के पीछे भी अमेरिका ही है। यह अलग मसला है कि इस दौर में आपने लगातार अवैध तरीके से जो भारतीय अमेरिका में रह रहे थे उनकी वापसी बेड़ियों में जकड़ कर की गई। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे तो अमेरिका ने खुले तौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जिक्र किया और उसके बाद लगातार भारत कितना टैक्स अमेरिकी प्रोडक्ट्स से वसूलता है और भारत को कितनी रियायत मिलती है, इसका खुला नजारा बार बार देखा गया। लेकिन सच तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो 13 फरवरी 2025 यानी इसी बरस हुई और जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण नहीं दिया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण जरूर दिया गया, इसके अलावे 4 और राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण जरूर दिया गया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उसके बाद जब 13 फरवरी को अमेरिका पहुंचे तो उस वक्त जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए या जिन समझौतों की फहरिस्त को अमेरिका ने भारत के सामने रखा और भारत ने खुले दिल से उसे स्वीकार कर लिया, उसकी हकीकत तो यही है कि भारत की अपनी इकोनॉमी बिना अमेरिका के अब आने वाले वक्त में चल नहीं पाएगी। आप किसी भी क्षेत्र को छू लीजिए और उसके बाद सोचना शुरू कीजिए कि उस क्षेत्र में अमेरिका की कितनी भागीदारी होगी तो आप हैरत में आ जाएंगे। वो सिर्फ डिफेंस का क्षेत्र नहीं है, वो एग्रीकल्चर का भी क्षेत्र है। वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भर का क्षेत्र नहीं है, वो ग्रीन एनर्जी और इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा क्षेत्र है। अमेरिका कितनी ज्यादा तरीके से दखल भारत के बाजार में दे सकता है, इसकी सिर्फ आप अभी कल्पना कर सकते हैं जब जिक्र सिर्फ स्टार लिंक का हुआ है, जब जिक्र सिर्फ टैरिफ बढ़ाने का हो रहा है और खुद भारत सरकार जब क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत करने की दिशा में बढ़ चुकी है, तो यह मैसेज बहुत साफ है कि अमेरिका के बगैर भारत का बाजार अब फल फूल नहीं सकता है। यह बात तो आप समझ गए कि भारत के बाजार पर दुनिया के हर देश की नजर है। वो देश चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे मिडिल ईस्ट के तमाम देश हों, चाहे इस दौर में यूरोपीय यूनियन ही क्यों ना हो और खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, भारत के बाजार पे हर किसी की पैनी नजर है कैसे इस बाजार पर कब्जा किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी का दायरा तो वाकई बहुत बढ़ गया। लेकिन अगला सवाल फिर यहीं से खड़ा होगा। जब अमेरिका जिस रास्ते पर निकल चुका है उसमें जो अमेरिका फर्स्ट का नारा उसका अपना है और वह एक बड़े कारोबार की तर्ज पर दुनिया की विदेश नीति को अब तय करना चाहता है, तो क्या भारत ने सारे समझौते अमेरिका के साथ करने की ठान ली है? यानी इसके अलावे कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि जो संकेत शुरू में उभर कर आए और जो अब आने वाले वक्त में होने की परिस्थिति है, इन दोनों के बीच आज खड़े हो जाइए और जरा समझने की कोशिश भर कीजिएगा कि भारत और अमेरिका संबंध आने वाले वक्त में किस दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है आपके जहन में यह सवाल आखिर में खड़ा हो, अगर भारत नाटो देश तो है नहीं, नाटो देशों के बीच तो समझौता है, किसी एक पे हमला होगा तो सब देश सक्रिय हो जाएंगे और अमेरिका भी खुद पर हमला मानेगा। भारत नाटो देश क्या हो सकता था जब ट्रंप का पहला टर्म था? इसीलिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच गए थे। या फिर दूसरे टर्म में एक नया मैसेज है कि जिस तर्ज पर अमेरिका चाहता है कि उसका अपना विस्तार हो, उसने कनाडा को सीधे तौर पर कहा आप हमारा 51 यानी 51st स्टेट बन जाइए। कनाडा ने इनकार कर दिया और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो टैरिफ वार शुरू हो चुका है, यह किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या भारत के तमाम समझौते और भारत का इस दौर में समझौतों को लेकर खामोश होना और एक के बाद एक समझौते जो 2030 तक
बनाए गए हैं, क्या वह चाहे अनचाहे भारत को एक अमेरिकी स्टेट के तौर पर तो खड़ा नहीं कर देंगे? और क्या इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई दूसरा इकोनॉमिक विजन नहीं है? या जिस इकोनॉमिक विजन के आश्रय वो कॉरपोरेट के आश्रय चलना चाहते थे, अब वही कॉरपोरेट अगर अमेरिका की इकोनॉमी में समाने को तैयार है, तो फिर मौजूदा राजनीतिक सत्ता भी क्या उसी देश के हिस्से में अब जाने को तैयार है? एक एक सिलसिले को अगर आप समझना चाहते हैं तो मोदी की यात्रा अमेरिका ने तय की। उसके बाद यात्रा से ठीक पहले, यानी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले एक ही बड़ी बैठक हुई। वो बैठक क्वाड की बैठक थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री शरीक हुए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री शरीक हुए और तय किया गया कि चीन को कम से कम समुद्री विस्तार नहीं करने दिया जाएगा, जिसका जिक्र बार बार ऑस्ट्रेलिया और जापान करते हैं। तीसरी परिस्थिति टैरिफ की निकल कर आई, जहां रेसिप्रोकल का जिक्र था, भारत खामोश रहा। इन सब के बीच जो ब्रिक्स में भागीदारी भारत की, उसमें से उसने खुले तौर पर कहा, आई को आप हटा डालिए। जो करेंसी का जिक्र, ब्रिक्स करेंसी का जिक्र हो रहा था, उस पर उसने लगाम लगा दी और कहा, डॉलर से हटकर किसी दूसरी करेंसी के जरिए बिजनेस की सोचिएगा भी नहीं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर नई पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के आश्रय भारत ने सोचा, समझा और फिर कहा, हम इस पर दोबारा से विमर्श करने को तैयार हैं। इन सब के बीच वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का लोन जो भारत के ऊपर है, वो इतनी बड़ी तादाद में है कि भारत की जीडीपी अब उसमें समाने को तैयार है। और खुद रेड लाइट आईएमएफ जला रहा है बार बार। इतना आपने कर्ज ले लिया है, तो फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की नीतियों के आश्रय भारत के भीतर कई प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट को लेकर जो यूएसएआईडी के 6 प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, उसका पैसा अब रुक गया। आने वाले वक्त में भारत के भीतर तमाम योजनाएं जो चल रही है, उसके पीछे पूंजी वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, आईएमएफ का कर्ज है। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ जो एशिया बैंक है, जो ब्रिक्स के जरिए क्रिएट किया गया, उसका भी कर्ज है। इस दौर में जो यूरोपीय यूनियन से जुड़े बैंक हैं, उनका भी कर्ज है। इस दौर में अमेरिका के साथ जो संबंध है, उसका व्यापक असर है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि अमेरिका से भटककर आप किसी दूसरी दिशा में जाएंगे तो अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा नहीं। तब आपकी वह पूरी इकोनॉमी ढहढा जाएगी जो कॉरपोरेट के आश्रय चल रही थी, और वही कॉरपोरेट अब अमेरिकी कॉरपोरेट नीति के साथ खड़ा हो चला है। स्टारलिंक तो सिर्फ एक शुरुआत है, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की स्थिति में अगर रशिया भी अमेरिका को बिजनेस के स्पेस देने को तैयार है, तो फिर क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का बाजार, भारत का स्किल, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की उस पूरी इकोनॉमी को क्या अमेरिका को देने को तैयार हैं? क्योंकि हर क्षेत्र में समझौते इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए, और पहली बार किसी राष्ट्रपति के चुने जाने के तुरंत बाद, यानी 4 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी चौथे या 5वें नंबर पर थे, उन्होंने इतनी व्यापक समझौते कर लिए। उस तर्ज पर वाकई ये एक हैरान करने वाली परिस्थिति तो है। तो एक क्षण के लिए दोबारा लौट चलिए आप 13-14 फरवरी, और उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के उस पहले भाषण के चंद हिस्से को आप याद कीजिए सुनते हुए। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। कमोवेश हर क्षेत्र का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर खुलकर किया। इससे पहले इतने व्यापक तरीके से कभी समझौते हुए नहीं थे। इस देश के भीतर के मीडिया ने दिखाया नहीं, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया और फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, मौका मिले तो उस स्क्रिप्ट को आप पढ़ भी सकते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है, पीआईबी की वेबसाइट पर मौजूद है।
कितने व्यापक स्तर पर समझौता और भारत के भीतर कितनी बड़ी दखल अमेरिका के जरिए उभरेगी, वह एक संकेत है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब लौटे तो उसका तुरंत पहला असर बजट पर पड़ा, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और इन सब के बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर जो टैक्स कम करना था, सब टैक्स कम कर दिया गया। अमेरिका ने अपने तौर पर खुद जिस लिहाज से ऑटोमोबाइल का जिक्र किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिक्र किया, और एक टेस्ला कार का भी मान लीजिए जिक्र हो रहा था, और इसके साथ साथ इस दौर में जो भी जिक्र हो रहा है वो सारे समझौते किए जा चुके हैं। यानी इस दौर में ध्यान दीजिए, अमेरिकी शराब का जिक्र हो या एग्रीकल्चर क्षेत्र का जिक्र हो, जहां भारत टैक्स लेता है, उन सब पे समझौते हो चुके हैं। यानी मौजूदा वक्त में यह कोई सस्पेंस नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ को लेकर कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, और अमेरिका जो मन चाहे सो कह रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खामोश रहते हैं। समझौते तो हो चुके हैं, और समझौते का मतलब यह है कि 21वीं सदी के लिए अमेरिका और भारत के जो कॉम्पैक्ट की शुरुआत हुई है, जो उस बैठक से हुई थी, उसमें सिर्फ सैन्य साझेदारी नहीं है, उसमें सिर्फ कॉमर्स नहीं है, उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें इस देश के भीतर के रोजगार को पैदा करना भी अमेरिका का काम है, इस देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझना भी अमेरिका का काम है, और हर क्षेत्र में कैसे गतिशील स्थितियां आ सकती है, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो हो सकता है उस दौर में सिर्फ इस बात का जिक्र हो कि अब आप दुनिया के किसी देश से डिफेंस का सामान नहीं खरीदेंगे, सिर्फ अमेरिका से खरीदेंगे। यानी डिफेंस के लिए आप पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो जाइए। ठीक वैसे ही जैसे नाटो कंट्रीज ने, जब अमेरिका उसमें शामिल हुआ या अमेरिका के जरिए जो बनाया गया, तो सबने अपना डिफेंस बजट कम कर दिया, और आज की तारीख में वहां का डिफेंस बजट कोई भी देश 1 से 2% ही जीडीपी का देता है। पहली बार नाटो खत्म होना या नाटो से अमेरिका के निकलने का जब जिक्र आया, तो यूरोपीय यूनियन ने खुलकर कहा अब हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, जीडीपी का औसतन हर देश को कम से कम 3% रखना होगा, क्योंकि अमेरिका साथ नहीं है, और हमें न्यूक्लियर इक्विपमेंट के फील्ड में भी काम करना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम है, 500 के लगभग रिएक्टर हैं, जबकि रशिया जो काउंटर में खड़ा है, रशिया और यूरोप के बीच में यूक्रेन है, तो यूक्रेन के साथ भी हमें खड़ा होना होगा, क्योंकि यूक्रेन पर अगर कब्जा कर लिया तो फिर यूरोप के दरवाजे पर रशिया खड़ा होगा और अमेरिका साथ नहीं होगा तो मुश्किल होगी। तो यूरोप भी बाजार खोलने निकल पड़ा, बाजार खोज में भारत भी आए, और भारत के भीतर नए नए समझौतों का जिक्र भी हुआ। हम यूरोपीय यूनियन पर आए उससे पहले जिन बातों का जिक्र है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशिया इस दौर में यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान पर कब्जा किए हुए, यानी 20% सही मायने में कब्जा रूस का है, जो उसे खाली करने को तैयार नहीं है। कुर्स्क के इलाके में अभी भी युद्ध हो रहा है। अब यहां पर सवाल है, जिन बात का जिक्र करना था, डिफेंस से ही शुरुआत करते हैं। रशिया से आप हथियार मत खरीदिए, फ्रांस से हथियार मत खरीदिए, हमसे खरीदिए। C-130J सुपर हरकुलस आप हमसे खरीदेंगे, C-17 ग्लोब मास्टर 3 हमसे खरीदेंगे, P-81 पॉसिडॉन विमान हमसे खरीदेंगे, CH-47F चिनूक हमसे खरीदेंगे, MS-60R सीहॉक्स हमसे खरीदेंगे, AH-64E अपाचे हमसे खरीदेंगे, हायुर जहाज रोधी मिसाइल हमसे खरीदेंगे, M777 हाउट्जर हमसे खरीदेंगे, MQ-9BS हमसे खरीदेंगे। मसला इतना भर नहीं है, मसला इसके आगे है, जिसका जिक्र हमने शुरू में इंडिकेट किया है। क्या भारत कनाडा की तर्ज पर नहीं, बल्कि अमेरिका जो कनाडा को अपनी तर्ज पर लाना चाहता था, क्या भारत उस डिजाइन में काम कर रहा है? क्योंकि नागरिकों को अधिक समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी अमेरिका की है, राष्ट्र मजबूत हो जिम्मेदारी अमेरिका की है, इकोनॉमी को और ज्यादा शार्प कैसे बनाया जाए और उसमें कॉरपोरेट की भागीदारी किस रूप में रहे, जिम्मेदारी अमेरिका की है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा आसान कैसे किया जाए जिससे यहां के व्यापारियों को और सुविधा और आसानी महसूस हो, जिसमें अमेरिकी अगुवाई हो, जिम्मेदारी अमेरिका की है, भारत के भीतर आने वाला इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े और अमेरिका हर क्षेत्र में कैसे इन्वेस्टमेंट करे जिससे भारत में रोजगार बढ़े, जिम्मेदारी अमेरिका की है। मिशन 500 यानी 2030 तक जो $500 बिलियन दोनों देशों के बीच व्यापार का टारगेट है, वो अभी $125 बिलियन से कुछ कम है।
इसको 4 गुना ज्यादा हो जाना है 2030 तक, तो कैसे होगा? बायलैटरल